नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कैपेसिटर क्या होता है और किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम एक स्पेशल टाइप के कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और जिसका नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री के बारे में देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होंगी, पैरेलल प्लेट होंगी। तो किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो पैरेलल प्लेट होती हैं इस तरह से। तो ये क्या है, मेरे पास एक प्लेट इस तरह से ये है और एक प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट कैसे रखी हुई हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। और दोनों प्लेट कैसी हैं, कंडक्टिंग प्लेट है। कैसी प्लेट है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट है और दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है, मान लिया इस प्लेट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मैंने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इस प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी दोनों में कैसा चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। दोनों कंडक्टिंग प्लेन है, दोनों क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है और दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है और दोनों में चार्ज कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इसमें प्लस क्यू है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कितना होगा, माइनस क्यू होगा। अब इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेट अस से इन दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ए है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। अब जो ये सेपरेशन है इन दोनों प्लेट के बीच का, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। किस ऑर्डर का होता है, कुछ ऐसा हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा कि दिस d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और जो मेरे पास a है वो कुछ इस ऑर्डर का होता है, a इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। यानी इस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ बोल सकते हैं, अगर d की वैल्यू इतनी छोटी है और a क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस केस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास d स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इस a से क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने यहाँ पर a को d के साथ कंपेयर न करा के d स्क्वायर के साथ क्यों कंपेयर कराया, क्योंकि अब अगर हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। d का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एल होता है और a का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या किया, a को किसके साथ कंपेयर किया, डी स्क्वायर के साथ कंपेयर किया। अगर मेरे पास d की वैल्यू 1 मिलीमीटर है तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। और इस केस के लिए a इस d स्क्वायर के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर केस के लिए, यहां बोलते हैं इस टाइप की सिचुएशन के लिए एक अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, एक अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं। और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, देखो फिलहाल के लिए हमारे पास जो प्लेन शीट है वो कैसी प्लेन शीट है, फाइनाइट प्लेन शीट है। साफ साफ दिख रहा है कि भाई इनका एक फिक्स एरिया है जो कि कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं तब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उनके स्क्वायर के कंपेयर में काफी छोटी होती है। तो इस केस के लिए हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं और हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये पैरेलल प्लेट जो शीट है मेरे पास, ये क्या है, काफी लार्ज है। या बोल सकते हैं इनको मैं एज ए इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह अज्यूम कर सकता हूं। कैसे अज्यूम कर सकता हूं, इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी जो मैंने यहाँ पर प्लेन शीट बना रखी हैं ये कैसी हैं, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये मैं एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ले रहा हूँ। एक्चुअल में ये क्या है, फाइनाइट शीट है, लेकिन इस कंडीशन के लिए मैं इनको एज ए इनफाइनाइट प्लेन शीट यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ। अब अगर एक बार मैंने इनको इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसिडर कर लिया, अब मेरा जो नेक्स्ट एम है या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि भाई इन दो प्लेन शीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो कैसे फाइंड करूंगा, देखो इन प्लेन शीट को ऐसे बना सकता हूं मैं, यूं करके। ये दोनों कैसे हैं, वेरी लार्ज प्लेन शीट है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने, ये d बोल दी। इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसमें कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। अब ये क्या है, प्लेन शीट है, तो इनकी कुछ न कुछ क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और वी ऑल नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन a के बराबर होता है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा, और इसकी क्या हो जाएगी, उतनी ही, लेकिन नेगेटिव क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा।
और यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, यानी इसमें जितना चार्ज है डिवाइडेड बाई इस प्लेन शीट का जितना एरिया है वो कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा, या बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप आज से 4-5 लेक्चर पीछे जाओ तो हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास इस तरह से कोई एक चार्ज प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तब इसके अगल बगल जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेट, हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था, आई होप आपको याद होगा। अगर ये हमारे पास फॉर्मूला था तो निकाल दो, फिर पहले यहाँ निकाल देंगे, फिर यहाँ। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सीट 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, सीट 2 बोल दे रहा हूँ। तो सीट 1 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, E1 वेक्टर, और जो E1 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, और डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर। अगर मैं आपसे पूछूं इसी पॉइंट पर इस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, तो आंसर है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी इस प्लेन शीट की ओर होगा। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और जो E2 है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, क्योंकि दोनों में जो चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर E1 इक्वल टू E2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और E नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नेट आ जाएगा E1 माइनस E2, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, ये क्या हो जाएगा E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास E2। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस पर या पोजीशन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पर E नेट कितना आ गया, 0 आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, जरा गौर समझो। ये मेरे पास इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिया मैंने इस तरह से, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, लेट अस से दिस वन इज E1, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, सेम डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेन, लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, तो E1 और E2 की वैल्यू यही होगी, बिकॉज पोजीशन पर डिपेंड करता ही नहीं, चाहे मैं यहाँ लूँ, हर जगह E1 और E2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो E नेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इन दोनों का सम, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस कैपेसिटर, हम बोलते हैं दीज टू प्लेन शीट इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये चीज हमने, मेरे को याद आ रहा है, हमने पहले भी क्या कर रखी है, एक बार डिस्कस कर रखी है। ओके, अब डिस्कस करने का क्या फायदा हुआ, ये डिस्कस करने का ये फायदा हुआ क्योंकि अभी हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना होगा, और वो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इन दो प्लेन शीट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आंसर है भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे नॉलेज है तो पोटेंशियल निकाल दूंगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो वहां से क्या निकल जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा, या बोलते हैं सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग यही हो जाएगी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डालो क्या, कैपेसिटेंस ऑफ, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो केस आते हैं, केस फर्स्ट लिखना, केस फर्स्ट, व्हेन देयर इज वैक्यूम इन बिटवीन प्लेट, इन बिटवीन प्लेट्स, जब प्लेट के बीच में क्या हो, कोई भी मटेरियल नहीं हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम हो। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरे पास, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसमें कितना है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी बोल दी मैंने, प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी बोल दी मैंने, माइनस सिग्मा। लेट अस से दोनों का एरिया कितना है, ए है, इसका एरिया भी कितना है, ए है, इसका एरिया भी कितना है, ए है, और इन दो प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना है होगा, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, नाउ कैसे फाइंड करेंगे, सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अब क्या चाहिए मुझे, इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये मुझे चाहिए, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, और ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पॉइंट के बीच की, d है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस वी नो E इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने पढ़ा था ना कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू डी के बराबर आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब एक काम करो, इस इक्वेशन नंबर 1 से E की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन नंबर पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 2 बिकम v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिग्मा d अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एंड इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब मुझे निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट वी नो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, Q अपॉन V के बराबर होता है। और अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ से सिंस वी नो सिग्मा इक्वल टू कितना, ये Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू A के बराबर आ जाएगा। एक काम करो, यहाँ पर Q जो क्या पुट कर देंगे हम, सिग्मा इंटू A पुट कर देंगे, तो C इक्वल टू कितना आ गया, ये सिग्मा A अपॉन V आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 से V की वैल्यू उठाकर या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को उठाकर कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 4 में रख दो। क्या निकल के आ जाएगा हमारा, C निकल के आ जाएगा। रखो फटाफट। नाउ इक्वेशन 4 बिकम, यहाँ पूछते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितना, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास C इक्वल टू कितना आ गया, ये सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी आ गया। देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D निकल के आ जाएगा। एंड दिस इज our formula of capacitance of parallel plate capacitor when there is nothing in between the plate of capacitor, या बोल सकते हैं when there is vacuum in between the plate of capacitor। and from this formula we can see that the capacitance of our parallel plate capacitor does not depend upon charge on the parallel plate capacitor and potential difference between the capacitance। इस फॉर्मूले से ऐसा लगता है कि जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करता है, चार्ज और V पर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ दिस कैपेसिटर विच इज एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन सी दैट दिस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज हमको क्या दिख रही है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D, यानी D की वैल्यू जितनी कम होगी कैपेसिटेंस क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन क्या दिखा रहा है, अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरा कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं D को घटा देता हूँ तो D को घटाने पर कैपेसिटेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। कैसे होता है, इनवर्स रिलेशन होता है D और किसके बीच, C के बीच। तो किन्हीं भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, आंसर है भाई कम होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा कम होगी उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि मुझे इस फॉर्मूले से देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर एक लाइन भी लिख देना कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज this C is directly proportional to the area of parallel plates and it is inversely proportional to the separation between the plates of parallel plate capacitor। क्लियर बात, ओके। इस C को मैं, ये कहाँ पर है C, जब यहाँ अंदर क्या है, वैक्यूम है, तो कभी कभी मैं इसको C नॉट भी लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, C नॉट। तो C नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
डी आ जाएगा। मैंने सी नॉट क्यों लिखा, देखो ताकि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने में क्या हो जाए, हमको आसानी हो जाए कि भाई ये जो कैपेसिटेंस है कब है, कहाँ देख रहे हैं हम, जब इन दो प्लेट के बीच क्या है, वैक्यूम है, या बोलते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं है, तब मेरा पास कैपेसिटेंस क्या है, सी नॉट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर है। क्लियर है बात। नाउ अब जो यहाँ पर केस 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार वो 5 नंबर के क्वेश्चन में आया भी है क्लास 12 के एग्जाम में। मतलब केस 2 है क्या, देखो अभी तो बीच में क्या था, वैक्यूम था, अब क्या करेंगे हम, कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल देंगे, ओके, या इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, कोई भी एक चीज डाल देंगे, ठीक है। तो केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड, व्हेन कैपेसिटर is filled with dielectric material, जो मेरा कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या हो रखा है, फिल हो रखा है, या बोल सकता है इंसुलेटिंग मटेरियल, ओके क्लियर। ये हिंट लिखो, यहां मैं बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है। सॉरी, गला खराब चल रहा है मेरा। देखो क्या करोगे, इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ। सबसे पहले देखो इसमें कैसा चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज, इसमें क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अभी पहले वाले केस में क्या था, इसके अंदर कुछ नहीं था, यानी वैक्यूम था। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है, पूरी तरह से एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर मैंने एक इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, कोई गैस होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस होगी, CO2 गैस होगी, वो मैंने इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या कर दी, इस तरह से फिल कर दी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जो कि इसके पूरे वॉल्यूम में इस तरह से मैंने यूं करके स्लैब डाल दी, यानी कोई भी जगह इसके अंदर खाली नहीं है एयर को आने के लिए या फिर किसी भी और मीडियम को आने के लिए। या मतलब पूरे स्पेस में क्या फैला हुआ है भाई, हमारा ये डाइलेक्ट्रिक फैला हुआ है। इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ लेक्चर पहले। देखो जरा, जब ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं था तो इस पैरेलल प्लेट के बीच में एक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। एंड लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्सटर्नल, ठीक है। ई एक्सटर्नल पहले ही इन दोनों के बीच में था, और जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में डाला, यानी मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और जैसे ही हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब वहां पर एक प्रोसेस होती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन, जो कि हमने कुछ लेक्चर पहले डिस्कस कर रखा है। और जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन होता है तब उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, या बोल सकते हैं स्टेबलाइज हो जाता है। तो क्या होता है, देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगा, या फिर जैसे डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डालूंगा, डाइलेक्ट्रिक ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और कैसे होगी ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और ये साइड कैसी हो जाएगी भाई, हमारी पॉजिटिव साइड हो जाएगी। और बीच में जो भी हमारे पास चार्ज होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और इसके अंदर इस डायरेक्शन में, इसके अंदर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड EP क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। किस डायरेक्शन भाई, इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो E नेट होगा, जो E नेट होगा वो किसके बराबर होगा, E नेट का मैग्नीट्यूड, देखो ये एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है और EP किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो क्या आ जाएगा, E एक्सटर्नल माइनस EP के बराबर आ जाएगा। यानी इसके अंदर जो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू E नेट विल बी इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस EP के बराबर हो जाएगा। सही डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1, ओके। वो पहले वाली चीज है, सेम है, ठीक है, कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, इसका एरिया कितना है, A है। ये पहले वाली चीज है जो मतलब केस 1 में था, वही चीज हम लेके चले हैं। नाउ अब देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो रहा है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। अगर उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो EP है वो क्या है, ई एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूं। अब देखो अगली चीज सुनो, ये जो मेरे पास अगर EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एक्सटर्नल है तो जो ई एक्सटर्नल माइनस EP जो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल माइनस EP, ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई एक्सटर्नल होगा, नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको, बिकॉज दिस ई एक्सटर्नल इज ए कांस्टेंट। अगर इसमें से अगर EP को माइनस करूंगा ये भी किसके बराबर आएगा, ई एक्सटर्नल के बराबर ही आएगा, बिकॉज EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ई एक्सटर्नल है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम सब जानते हैं जैसे ही हम क्या करते हैं एक प्रोपोर्शनल से हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और वो इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, 1/k होता है, 1/k ऑफ ई एक्सटर्नल। क्लियर बात, तो क्या आ गया ये 1/k ऑफ ई एक्सटर्नल। यहाँ पर जो k है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या बोलते हैं 1/k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो k है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। Here k is dielectric constant, dielectric constant, k क्या कहलाता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, जो कि किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक के को करेक्टराइज करता है, या उसने उसके किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। कौन, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसके बारे में डिस्कशन हमने पहले भी किया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत याद है आपको, ओके। इसका एक और नाम होता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है, ओके। ना इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मेरे पास ए एक्सटर्नल माइनस EP इक्वल टू इतना है तो ये वैल्यू उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी अब, यहाँ से मेरे पास E नेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/k ऑफ E एक्सटर्नल आ जाएगा। और E एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, E एक्सटर्नल यानी इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो किसके बराबर था, सिंस वी नो E एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास E नेट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 1/k, और इंटू में कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। देखो अगर इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस सिग्मा, इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से Q/A आ जाएगा। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर होगी तो ये तो क्या हो गया हमारा, E नेट हो गया, सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्लियर, ओके। नाउ ये तो क्या निकला, अब इन दोनों के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना निकल के आया। अब क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हमने क्या पढ़ा है, E नेट इक्वल टू क्या होता है, V/d के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये E नेट इंटू डी के बराबर आ जाएगा, और E नेट की वैल्यू ये है, उठा के यहाँ पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। सॉरी, तो यहाँ से मेरे पास V इक्वल टू कितना आया, E नेट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ गया, D आ गया। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वी नो C इज इक्वल टू कितना होता है, Q/V होता है, और Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा A लिख सकता हूँ, और सिग्मा A/V आ जाएगा। नाउ एक काम करो, V की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो C इक्वल टू कितना आ गया, ये सिग्मा A/V की जो कितना आ जाएगा, सिग्मा D/K एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास C इज इक्वल टू कितना आया, K A एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में कितना आया, D आ गया। तो दिस इज अवर कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक इनसाइड दिस कैपेसिटर। देखो एक चीज देखो, बड़ा या घटा, ये मेरे पास क्या है, K यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, C नॉट है, दिस इज अवर C नॉट।
इसका मतलब जैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी, तो इसका जो कैपेसिटेंस था वो के टाइम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्या कर गया, के टाइम इंक्रीज कर गया। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, के इक्वल टू कितना आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू सी अपॉन सी नोट आ जाएगा। देखो जो सी होगा वो सी नोट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब जो के होगा वो हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। यानी किसी भी मीडियम के लिए जो के होता है वो एक से ज़्यादा ही होता है। किधर है बात, ओके। और अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम के लिए के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं तो क्या है, वैक्यूम है। और वो कब होगा, फॉर वैक्यूम के इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू सी नॉट। तो दिस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वैक्यूम के लिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, उसका जो कैपेसिटेंस था पहले जब उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसका के टाइम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ बातें लिख सकता हूँ, जैसे जो के जो सी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, और जो सी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी है। ये क्या है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। किस पर डिपेंड करता है वो, डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, या उसके नेचर पर डिपेंड करता है, के पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। दूसरा वो ए पर डिपेंड करता है, यानी जो एरिया है इस प्लेट का। और तीसरा डी पर डिपेंड करता है, यानी इन दोनों के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है, न कि किस पर, क्यू और वी पर। क्लियर बात इतनी, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक, और ये वाला केस, सेकंड वाला केस इस साल आ रखा था, और कितने नंबर का आ रखा था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर का ये डेरिवेशन था, 3 मार्क्स का डेरिवेशन था, और 2 मार्क्स का यहाँ से क्या था, न्यूमेरिकल था। इससे न्यूमेरिकल नहीं था, किसी और जगह से क्या था, न्यूमेरिकल था। लेकिन हाँ, दोनों कंबाइन करके 5 नंबर के आ रखे थे, 3 नंबर का ये डेरिवेशन, जो मैंने अभी अभी क्या कराया यहाँ पर आपको सॉल्व कराया। तो क्या है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब यहाँ पर 2 और स्पेशल केस आते हैं। एक स्पेशल केस क्या है, अभी तो मैंने क्या किया था, इसको पूरी तरह से फिल कर दिया था। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसके अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूँ जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। थिकनेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक सॉरी इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन रहेगा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसके अंदर एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दूं या कंडक्टिंग प्लेन सीट डाल दूं, तब इसके कैपेसिटेंस में किस तरह से चेंज आएगा, यो क्या करेंगे हम, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। और दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।